हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज का डे 2 है। अपने इस डे 2 में ऑलरेडी हमने जून माह के यानी कि जून 2020 माह के करंट अफेयर्स के पार्ट 1 को कवर कर लिया था। ये हमारा जून 2020 माह का करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। आप सोच रहे होंगे सर आज इतनी तेज़ी से क्यों बोल रहे हो, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये मैं जून 2021 का करा रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप तो देख ही रहे हैं। तो ये जून 2020 का पार्ट 2 है। ऑलरेडी हमारा पार्ट 1 आ चुका है और मई माह के हमारे 3 पार्ट कवर हो चुके हैं। तो बिना देरी के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज का डे 2 है। इसमें आज हम जून 2020 माह के पार्ट 2 को कवर करेंगे। ऑलरेडी हमारे जून 2020 माह का पार्ट 1 आ चुका है और साथ ही आप में से अधिकांश बच्चों को पता है कि मई 2020 माह के हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं। इन सब की पीडीएफ और इन सब का वीडियो ऑलरेडी हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक प्रोवाइड कराई है। तो जिन बच्चों ने अभी तक ना देखा हो वो इसे देख लेना के, और जिनको ना मिल रहा हो वो हमें पर्सनली मैसेज करें प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन पे या फिर श्री आईएएस एकेडमी पे, हम उनको पर्सनली प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस हमारी काफ़ी बड़ी होती हैं तो समय को अपव्यय नहीं करना है। पहली जो यहाँ पे आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको बस नाम पता हो कि हाँ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कर्लर सिमंड्स के द्वारा जारी की जाती है। आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको बाकी कुछ भी नहीं याद रखना है। ठीक है, बाकी जब हम आपको मेंस पढ़ाएंगे ना, तो मेंस में हम आपको ये पढ़ाएंगे जो हायर एजुकेशन इंडिया के हैं वो इतना इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं कर पा रहे। और एक बात और बताएं, आप में से अधिकांश बच्चे जब हमें मैसेज करते हैं, ठीक है ना, प्रीलिम को लेकर और फिर मेंस को लेकर, तो देखो मेंस का दिमाग से निकाल दो, अभी सिर्फ प्रीलिम पे फोकस करो। ठीक है, दूसरी बात एक और, जितने भी मैं आपको एडिटोरियल शेयर करता हूँ ना डेली, तो वो एडिटोरियल आपके एक भी छूट नहीं रहे हैं। ये बुद्धि में मत रखिएगा कि हमारा एडिटोरियल छूट जा रहा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे। एक एक उसमें जो न्यूज यूपीएससी की होगी, मैं ये वाली न्यूज आपको नहीं बताने वाला कि हाँ सास और बहू की आपस में लड़ाई हो गई तो सास ने तेल छिड़क कर आग लगा ली, ऐसी वाली घटनाएं नहीं बताऊंगा। लेकिन जो यूपीएससी से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो हमारे पास सब स्टोर हो रहा है और उसके हम क्वेश्चन भी बना रहे हैं। जब आप मेंस लिखेंगे 12 अक्टूबर से, जब लेट्स क्रैक मेंस 1.0 सीरीज शुरू होगी, तब वहां पे हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी केवल इसी पर चीज पर ध्यान दो, ओनली प्रीलिम पर। ठीक, बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। अगला आर्टिकल है तुरंत कस्टम्स। आपसे नहीं पूछेगा, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है तुरंत कस्टम्स क्या होता है, तो आप इसको याद मत रखिए। ठीक है, फिर बात आती है आपकी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसपे यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है, वो है एशियाटिक लायन। तो आपसे अब नहीं पूछेगा, बट पता होना चाहिए कि प्रति 5 वर्ष में सेंसस कंडक्ट किया जाता है, मतलब प्रति 5 वर्ष में इनकी जनगणना होती है। जैसे आम आदमी की होती है वैसे भी शेरों की होती है। कितने सौभाग्यशाली हैं। और एक बात ध्यान रखना कि आम आदमी अगर 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करे तो रूल बन चुके हैं। ठीक है, लेकिन एशियाटिक लायन चाहे 30 बच्चे पैदा करे तो बड़ी खुशी होती है। अब सोच लो कितना इंसान दुर्भाग्यशाली हो गया है कि जानवर अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करे तो इंसान खुशी मनाता है, और लेकिन अगर इंसान अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करे तो बताओ दिक्कत होती है। ठीक है, जानवर चाहे 10 से शादी कर ले, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक तो बुलाते भी नहीं है जानवर किसी को शादी में, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। भारत में इसकी संख्या बढ़ गई है। देखो नॉर्मल सी बात है, इस समय इंडिया में एशियाटिक लायन बढ़ ही रही है, संख्या घट नहीं रही है। और इसके लिए आप भारत सरकार के शुक्रगुजार बनिए कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, 2015 की अपेक्षा 29% इंक्रीज हुई है। आईयूसीएन में इंडेंजर्ड है इस समय के लिए। ये मैं कहूँ 2021 के लिए अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है तो आईयूसीएन की लिस्ट, हम आपको इसकी एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे, अपने प्रीलिम पैड में ऑलरेडी प्रोवाइड कराते हैं। तो वहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा आईयूसीएन में इंडेंजर्ड है, कौन नहीं है। बट आपको याद रखना है कि हाँ आईयूसीएन में इंडेंजर्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक और बात है कि ये जो एशियाटिक लायन है पूरे विश्व में, ध्यान देना, पूरे विश्व में केवल हमारे देश में, केवल गुजरात में, केवल गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। सोच सकते हो, मतलब पूरा ये वर्ल्ड है। वर्ल्ड में हमारा भारत है, भारत में मोदी जी का घर है, मोदी जी के घर के पास में एक नेशनल पार्क है, और केवल उसी नेशनल पार्क में, समझ रहे हो। तो एक बार आपको लग रहा होगा सर अगर इतनी बड़ी बात है तो एक बार दिखा दो कहाँ पे गुजरात का गिर नेशनल पार्क।
तो बिना देरी के हम आपको एक बार गुजरात का गिर नेशनल पार्क दिखा देते हैं और हो सकता है कि आपको शेर बाबा के भी दर्शन हो जाएं। ठीक है, अगर आपके दर्शन हो जाएं तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, गिर नेशनल पार्क, चलिए ये देखिए गिर नेशनल पार्क है, ये हमारी प्यारी पृथ्वी माता, ये देखिए गुजरात, और देखो गिर एशियाटिक लायन आपको देखो दिख गए हैं। ठीक है, ये देखो गिर नेशनल पार्क यहाँ पे बना हुआ है। क्लियर, तो आपने गिर नेशनल पार्क देख लिया, अब शेर बाबा को देख लीजिए। ऐसे जब आप लोग IAS बनेंगे ना, ऐसे ही जीप में आपको घुमाया जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो गिर नेशनल पार्क में। क्लियर, ये देखो तीनों देख रहे हैं आपको, है ना, देख रहे हो ना। बोल रहे कि अगर पढ़ाई नहीं किया ना तो बताएंगे। ये देखो साहब कितनी ईमानदारी से बैठे हैं। ठीक है, ये हिरन है। ठीक, ये तो ड्रामा कर रहे हैं, हिम्मत होती तो पास वाले के पास जाके दिखाते, है ना। मतलब एक से एक लोग होते हैं, कार्टून के सामने ऐसे भौकाल बनेंगे जैसे मतलब वही एक तरीके के शेर हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बातें आपको याद हो गई। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है अफ्रीकन लायन। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि अफ्रीकन लायन किस में है, तो IUCN में वनरेबल। इंडियन जो एशियाटिक है वो किस में है, इंडेंजर्ड है, और अफ्रीकन जो है वो वनरेबल है। क्लियर, आपने एक हमेशा दवा सुनी होगी या कहीं बीमारी सुनी होगी, कनाइन डिस्टेम्पर वायरस, जिसके कारण कई सारे एशियाटिक लायंस की डेथ हो गई थी। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है, शेड्यूल 1 में। ठीक है, अब एक बात बताइए, मैंने आपको साइट्स पढ़ाया था ना एनवायरनमेंट में, तो वहाँ मैंने बताया था कितनी अपेंडिक्स हैं इसमें, टोटल 3 अपेंडिक्स। ठीक है, बस इतना ही याद रखना आपको, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत इसे संरक्षण प्राप्त है। देखो अधिकांश जितने भी जानवर आपको मिलेंगे ना, सबको वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत ही प्रोटेक्शन मिलता है, किसी को भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत नहीं मिलता। अगर वो आपको ऑप्शन में दे रहा है तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है, तो बिना कुछ सोचे समझे आप इसको ऐसे टिक कर दिया करें। अगला आता है कोरल ट्रिंगल डे। कोरल ट्रिंगल डे का मतलब क्या होता है, ये 6 देशों के मल्टीलेटरल पार्टनरशिप है, 2012 के बाद गठित हुई। अब ये 6 देश आपको याद रखने हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड एंड टिमोर लेस्ट। आप कहोगे सर एक बार दिखा दो, अगर आपका मन हो तो। बिल्कुल हमारा मन ही है कि हम आपको दिखाई दें। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं हमारा प्यारा भारत है। प्यारे भारत से हम साउथ ईस्ट एशिया के हो गए। ये साउथ ईस्ट एशिया होता है, साउथ का मतलब दक्षिण, ईस्ट का मतलब पूरब। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया। अब यहाँ पे हमें आपको देश दिखाने हैं, तो आप ये इंडोनेशिया देख रहे हो, ठीक है ना, इंडोनेशिया आपने देख लिया, पापुआ न्यू गिनी आपने देख लिया। ठीक है, ये आपका तिमोर सी है, और यहीं पे आपको मिलेगा टिमोर लेस्ट। क्लियर, यहाँ पे थोड़ा सा और हम जूम करें ताकि और अच्छे से यहाँ पे दिखाई पड़े। ठीक है, ये देखिए ये टिमोर लेस्ट है आपका। क्लियर, 1 2 3 आपको मिल गए। अब 3 हमें और दिखाने हैं, तो 3 हमें कौन दिखाना है, एक दिखाना है यहाँ पे आपको सोलोमन आइलैंड। क्लियर, सोलोमन आइलैंड बाबूजी कहाँ पे हो, ये देखो आप। ठीक है, ये है आपका सोलोमन आइलैंड। ठीक है, आपके कितने हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ पे हमें कौन सा दिखाना है आपको, अब आपको हमें यहाँ पे दिखाना है, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ, फिलीपींस और मलेशिया। क्लियर, फिलीपींस और मलेशिया आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं। तो ये आपका यहाँ पे मिल गया मलेशिया, ये आपका है ना, ये आपका मलेशिया है। ठीक है, तो आपने मलेशिया देख लिया, ये आपका फिलीपींस। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये ऐसे यहाँ पे जोड़ो। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ो, इस जगह तिमोर लेस्ट को, और ये ऐसे पापुआ न्यू गिनी सोलोमन आइलैंड, इसको बोलते हैं ट्रायंगल शेप, मतलब त्रिभुजाकार आकृति। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको नाम दिया गया है कोरल ट्रिंगल डे। मतलब जितने भी ये कंट्री है ना, यहाँ पे कोरल प्रवाल यानी कि प्रवाल की उपलब्धता होती है, इसीलिए त्रिभुजाकार शेप में बनते हैं, तो इसी को कहा जाता है कोरल ट्रिंगल डे। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि कोरल ट्रिंगल डे के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, या नहीं भी पूछेगा तो आपसे ये जरूर पूछेगा कि सोलोमन आइलैंड कहाँ पे है, तो आप बताएंगे किस पे है, अटलांटिक में, पैसिफिक में, हिंद में, किस में है, अटलांटिक में नहीं है, पैसिफिक में है। फिर से एक बार देखो, देख लो, ये देखो हिंद होता है महासागर, ये अरब सागर। ठीक है, ये आपका पैसिफिक सागर प्रशांत, ये ऊपर देखो लिखा है नॉर्थ पैसिफिक, तो सोलोमन आइलैंड कहाँ हुआ आपका, पैसिफिक में। ठीक है, सोलोमन सी यहाँ पे। क्लियर, और पैसिफिक को जब क्रॉस करेंगे आप तो ये बीच वाला अटलांटिक होता है। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको कि अटलांटिक में नहीं है, पैसिफिक में है। चलिए अगला आर्टिकल क्या है, ब्राउन रॉक चैट। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा क्या ये एक तरीके का पक्षी है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इतने सारे तो पक्षी होते हैं। ठीक है, अनन्या काफी अच्छा नाम है,
अगर आप में से किसी को अपने बच्चे का नाम रखना हो ना, अनन्या रखना, बहुत अच्छा नाम है, ठीक है, अनन्या। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर शादी हो जाए पहले, यही बड़ी बात है, यूपीएससी तो निकल नहीं रहा, शादी होगी नहीं और आप कह रहे हो कि अनन्या नाम तक रख लेना। खैर चलिए, अनन्या क्या है, नाम से समझ में आ रहा किसी लड़की का नाम है, ठीक है। तो क्या होगा, पूरा नाम है, पुणे की डीम्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इसे बनाया गया नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेड स्प्रे तैयार किया गया है ताकि कई सारे ऑब्जेक्ट्स को डिसइंफेक्ट किया जा सके। मोटे तौर पर वही बात है, कोरोना वायरस आप देखे थे, ठीक है, 2020 का हम लोग करंट पढ़ रहे हैं, तो कोरोना वायरस के टाइम पीरियड पे जो हमारी सरफेस होती है उसमें कहीं वो वायरस के एक भी लक्षण न दिखाई पड़े या एक भी उसका कोई भी तत्व न दिखाई पड़े, ठीक है, या कोई एक स्ट्रेन न दिखाई पड़े, तो उन स्ट्रेन को समाप्त करने के लिए इस स्प्रे का उपयोग किया गया। जैसे आदमी अपनी बॉडी में स्प्रे डालता है, वैसे ही अनन्या रूपी इस स्प्रे को डाल ले, बॉडी में नहीं, सरफेस में, जैसे पोंछा लगा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, उसके लिए, ठीक है। आदमी मैंने क्यों बोला आपको पता है, लॉकडाउन में आदमियों ने ही तो काम किया, औरतों ने तो बढ़िया खाना बनाया, मेहनत की है जबरदस्त, ठीक है। एक्वाडा फेनिक्स क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा है, एक्वाडा फेनिक्स क्या है। ये एक तरीके का यूएसए का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, ये एक तरीके की यूरोपियन यूनियन की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। तो आप कहोगे नहीं साहब, ये मैक्सिको की एक टेम्पल साइट है, माया सिविलाइजेशन का सबसे पुराना स्मारक है, तबास्का शहर मैक्सिको में। इंपॉर्टेंट है आपसे तबास्का शहर, ठीक है। एक बार हम आपको एक्वाडा फेनिक्स दिखाई देते हैं, अगर मिल जाता है तो आपको दिखा देते हैं, ठीक है। एक्वाडा फेनिक्स मिलेगा क्या, फेनिक्स, एक्वाडा फेनिक्स, हाँ ये देखो तबास्का मैक्सिको में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक्वाडा फेनिक्स है, ठीक। तो आपने देख लिया एक्वाडा फेनिक्स। देखो हम इसलिए दिखा देते ताकि आप कभी भूले ना, ठीक है। तो ये माया सभ्यता से रिलेटेड है, माया आपको पता है ना, सिविलाइजेशन थी, जैसे हमारे यहाँ हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ठीक है, और बेबीलोन है, तो ऐसे ही माया एक सिविलाइजेशन है, क्लियर। बाकी आपको नहीं याद रखना है, आपसे नहीं पूछेगा। नेचर इंडेक्स 2020 आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं। देखो इंडेक्स वही आते हैं जो बहुत ही कॉमन होते हैं, बहुत ही चर्चा में होते हैं और बहुत कुछ रेयर वो देते हैं, ठीक। ऑपरेशन डेजर्ट चेज आपसे नहीं पूछेगा, राजस्थान में हुआ था। यूपीएससी देखो एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नहीं पूछती है और ना ही कभी पूछेगी आपसे, क्योंकि कुछ चीज़ें एसएससी वालों के लिए, पीसीएस वालों के लिए, उनके लिए भी तो बचा कर रखना है, ठीक है। अब बात आती है चैलेंजर द्वीप की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समुद्र में सबसे गहरा बिंदु है। कैथी सुलिवन जो कि पहली अमेरिकन वुमेन है जो स्पेस में वॉक की थी, अब वो पहली महिला भी बन गई हैं जो इस द्वीप में गई हैं। सोचो कितनी महान ये लेडी है। और आप लोगों जरा सी यूपीएससी एग्जाम नहीं निकलेगा, डर लगता है, अब वो महिला देखो अंतरिक्ष में भी चली गई, पहली स्पेस वॉक कर ली उसने, और अब इस आइलैंड में भी चली गई, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि हाँ जब वो जा सकती तो हम लोग तो एग्जाम निकालना है ना। प्रश्न उठता है कि ये है कहाँ पे, ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, मारियाना गर्त के साउदर्न में स्थित है। काफ़ी लाभकारी ऐसे द्वीप होते हैं, तो एक बार हम इस द्वीप को देख लेते हैं कि भाई ये चैलेंजर द्वीप कहाँ पे है, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोकेट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है आपका, देखिए चैलेंजर द्वीप, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये, ठीक है, गुआम के नीचे जस्ट, ये सबसे गहरा मतलब द्वीप है। आपको देखो दिखाई पड़ा ना, द चैलेंजर डीप इज द डीपेस्ट नोन पॉइंट ऑफ द सी बेड इन अर्थ हाइड्रोस्फीयर विद अ डेप्थ आपको नहीं याद रखनी है, बस आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि मैरियाना ट्रंच कहाँ पे है, मैरियाना आइलैंड पैसिफिक में है, ठीक है, प्रशांत महासागर, ये आप देख सकते हो, ये साउथ ईस्ट एशिया का रीजन, ये प्रशांत। अभी मैंने आपको सोलोमन आइलैंड यहीं पे दिखाया था, है ना, तो इसलिए आपको भूलना नहीं है, सोलोमन आइलैंड के ऊपर ही है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए अब बात आती है वंशधारा रिवर। वंशधारा रिवर कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा राज्य के मध्य है। उड़ीसा के कालाहांडी से उत्पत्ति होती है, गोदावरी व ऋषिकुल्या के मध्य है। आपको पता है कि जो ऋषिकुल्या रिवर है वो क्यों फेमस है, ओली रिडले टर्टल्स के बारे में आपको पता है। ओली रिडले टर्टल्स में अच्छा आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अर्रीबाड़ा क्या होता है और गहीर माथा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है, दोनों कमेंट बॉक्स में बताइए। पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपसे हो सकता है कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ दे, निम्न में से कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
या निम्न में से कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो जब हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसकी आपको एक लिस्ट पूरी प्रोवाइड करा देंगे और आपको, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अगला आर्टिकल है दौलत बेग। ऑलरेडी आपको हमने पिछले महीने के आर्टिकल में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जो पेंगोंग लेक है, ठीक है, दौलत बेग का जो क्षेत्र है, स्वेक जो है, ठीक है, गिलगित बाल्टिस्तान है, लद्दाख का जो रीजन है, तो इसमें हमने क्या पढ़ाया था, या देमचौक जो प्लेन है, वो सब के सब आपके LAC के पास के एरिया है। LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जैसे आप लोग ये पढ़ते हो ना, इंडिया का ये मान लीजिए मैप बना आपका, ठीक है, तो इंडिया का ये जो जैसे मैप बना, तो ये जो लाइन होती है ये तो LOC है, भारत और पाकिस्तान के मध्य। यहाँ पे ये जो लाइन बनती है ना, ये बनती है LAC। क्लियर? तो इतनी बातें क्लियर हो गई, यानी कि इंडिया और चाइना के मध्य जो लाइन है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और जो LOC है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो पाकिस्तान के मध्य। ठीक, सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा दारबू, मुरगो, स्वेक, दौलत बेग, ये कहाँ पे क्षेत्र है, तो आप बता देना LAC के पास। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अदसा ये किस लिए फेमस है। हमने आपको बताया था ना कि अदसा जो क्षेत्र है ये किस लिए फेमस है, तो आप बताइएगा कि अदसा जो क्षेत्र है वो किस लिए फेमस है। आगे का नहीं बताएंगे, नहीं तो आप लोग तुरंत बता दोगे फिर कि अच्छा सर ये तो वहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, तो अदसा बताइएगा क्यों फेमस है। इंडियन गौर, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि इंडियन गौर IUCN में क्या है, तो आप कहेंगे वनरेबल। ठीक है, बाकी आपसे इस पे क्वेश्चन ज़्यादा डेप्थ में नहीं आएगा, लिस्ट आएगी तो उस लिस्ट में आप बता देना वनरेबल। अभी आपने वनरेबल से रिलेटेड एक स्पीसीज और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी आपने, अफ्रीकन जो लायन है वो क्या है, वनरेबल है। एशियाटिक जो लायन थे वो क्या थे, इंडेंजर्ड थे। ठीक है, स्टेट एनिमल है गोवा का, ये आपसे नहीं पूछेगा बट पता होना चाहिए। बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स क्या होता है। देखो ऐसे आर्टिकल आते नहीं हैं बट वही होता है, PIB में दिया है तो हमें पढ़ना पड़ता है। अब अगला आर्टिकल यहाँ पे जो आता है काफ़ी अच्छा आर्टिकल है लोनार लेक के बारे में। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए क्या लोनार लेक को रामसर साइट में जगह मिली हुई है। ठीक है, ये बताइए। दूसरी बात क्या है कि महाराष्ट्र में इसका निर्माण उल्का पिंड के द्वारा हुआ। उल्का पिंड के द्वारा कैसे, ऊपर से उल्का पिंड जब गिरा तो नीचे खड्डा हो गया बड़ा सा, ठीक है, तो उसी के कारण यहाँ पे खड्डा हो गया, तो पानी जब बरसात का आता है तो भर जाता है, तो इसलिए यहाँ पे एक लेक बन गई, इसीलिए कहते हैं ये एक नेचुरल लेक है। ठीक, लोनार लेक उल्का पिंड के निर्माण से बनी है। एल्गी के व्यवहार पर लवणता के कारण इसका आप रंग बदल गया, तो एक बार आपको दिखा देते हैं, बड़ा अच्छा मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेगा लोनार लेक के बारे में। ठीक है, तो आपको हम एक बार दिखा देते हैं लोनार लेक आपको। ठीक है, ये देखिए लोनार लेक आपकी महाराष्ट्र की बहुत ही अच्छी है, खूबसूरत है, मतलब अच्छी वाली, देख के आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हो, वाह कितना अच्छा प्लेस है सच में लग रहा है ना, बड़ा अच्छा, बिल्कुल हरा हरा ग्रीन ग्रीन, तो ये ऐसी ही है कलर की। ठीक, आसपास छोटे छोटे मंदिर हैं, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, इतनी बातें हो गई। चलिए, लोनार लेक आपने देख लिया, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, बाकी आपको नहीं याद रखना है। NIRF का मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसे मिनिस्ट्री ऑफ कौन, एजुकेशन के द्वारा रन किया जाता है, जारी किया जाता है। 2015 से इसमें कई सारे पैरामीटर हैं, में भी हो सकता है आपसे पैरामीटर पे क्वेश्चन पूछ दे, तो वो पैरामीटर आप याद रखिए, टीचिंग है, लर्निंग एंड रिसोर्सेज है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल है, ग्रेजुएशन आउटकम्स है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। आपको यहाँ पे पैरामीटर फंसाने के लिए जानते हो क्या देता है, यहाँ पर आपको दे देगा एम्प्लॉयमेंट, आपको यहाँ पे दे देगा इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव, यही दो ऐसे ऑप्शन होते हैं जो किसी भी पैरामीटर को गलत करा देते हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है। यहाँ ग्रेजुएशन आउटकम से, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी है, परसेप्शन है, लर्निंग रिसोर्सेज है, टीचिंग है, मतलब पढ़ाने की बातें हैं, सीखने की बातें हैं, खोज करने की बातें हैं। जब आप अपना स्नातक कर लेंगे उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करने की बातें हैं। आउटरीच मतलब इसके बाद आपका क्या प्लेसेस होता है, कहाँ आप प्लेसमेंट लेते हैं, और क्या आपकी इस सोच के प्रति धारणा बनी रही उससे रिलेटेड। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। आई फ्लोज मुंबई नाम से समझ में आ रहा, फ्लोज का मतलब क्या, बाढ़ से रिलेटेड कुछ होगा। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही कि चेन्नई पहला शहर था और मुंबई दूसरा शहर देश का बन गया है जहां पर फ्लड मैनेजमेंट का वार्निंग सिस्टम लगाया गया, यानी कि इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम इसका पूरा नाम है। तो
तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कि भारत में बाढ़ के संदर्भ में, ठीक है, आपको 2 पॉइंट दे देगा। तीसरा पॉइंट आपको दे देगा चेन्नई भारत का पहला शहर है जहां पे वार्निंग सिस्टम लगाया गया है, ठीक है, तो आप बता दोगे बिल्कुल सही बात है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बाकी आपसे डेप्थ में नहीं आएगा। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, आपको पता है ILO के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, कन्वेंशन 138 और कन्वेंशन 182 ये बाल मजदूरी से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए यूपीएससी में 2018 में इसी पे क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कन्वेंशन 138 और 182 का संबंध किससे है, तो आप बता देते हैं बाल मजदूरी से। उस समय करंट में चर्चा में था, अब आपसे दोबारा पूछेगा नहीं, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्राइस, कुछ बच्चों को तो लगता होगा सर आप ऐसे बता देते हो आप पूछेगा नहीं, अब पूछ दिया तो बोला ना नहीं पूछेगा, तो बस ये इतना ही तो यकीन आप कर सकते हो, नहीं तो रटो, कोई फायदा नहीं। वर्ल्ड फूड प्राइस, ठीक है, किसी को भी दिया जाता है, कृषि का नोबेल प्राइज इसे कहते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। MS स्वामीनाथन को फर्स्ट टाइम 1987 में मिला था। आप बता सकते हैं MS स्वामीनाथन कौन है, हरित क्रांति के जनक। आपको पता है कि इनकी बेटी इस समय क्या नाम है उनका, सौम्या स्वामीनाथन, वो इस समय कहाँ पे हैं, WHO की हेड है, ठीक है, तो आप सोच सकते हो। 80 कंपनी व इंडिविजुअल से पैसा, ठीक है। फूड सेफ्टी इंडेक्स क्या है, FSSAI के द्वारा इसे जारी किया जाता है, अच्छे से आपको पता है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, यानी कि एक्ट के द्वारा गठन किया गया है, अर्थात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आया था 2006 में। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। इसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, इन्वायरमेंट मिनिस्टर या फिर हेल्थ मिनिस्टर, बिल्कुल भी नहीं। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होता है, मतलब कोई भी विधायक या कोई भी मंत्री इसका हेड नहीं होता, कोई सिंपल आदमी इसका हेड बनाया जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। PM मोहंती समिति का संबंध किससे है, आप बता देना साहब, RBI से। वैसे समितियां ऐसी नहीं पूछता, थोड़ी डेप्थ वाली पूछता है, तो वो आपको हम बताएंगे जो जो पूछेगा। इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मतलब इंडियन जो प्राइवेट बैंक हैं उसमें जो कॉर्पोरेट घराने हैं, मतलब जो निजी निवेशक हैं, उनको किस तरीके से पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में सिफारिश ये कर रहे हैं, ठीक है। मगलैंडन बैकास केन के नहीं पूछेगा कि मैमल है कि क्या है, आपसे नहीं पूछेगा। अब बात आती है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, इसका क्या मतलब है। अब 2 वर्ड हैं यहाँ, लूनर और पोलर, ठीक है। जापान व भारत के द्वारा अर्थात इसरो व जाक्सा का ये मिशन है 2023 में। यहाँ पे आपको घुमा देगा कि इसरो और नासा का मिशन है, क्योंकि जापान के साथ आपने कभी सुना ही नहीं होगा। या आपको दे देगा कि रॉसकॉस्मोस या कहें रसिया और भारत का मिशन है, तो आप कहोगे नहीं साहब गलत है, जापान का मिशन है, ठीक है। क्या करेंगे ये लोग अपना रोवर भेजेंगे रिसर्च करने के लिए मून की वाटर का पता लगाने, यानी कि मून के सरफेस पे भेजेंगे ताकि वहां पे वाटर का पता लगाया जा सके। क्लियर, इतनी बातें आपको याद रखनी है। लूनर पोलर यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है उसका, वहां पे इसको भेजना। उकई डैम किससे रिलेटेड है, सरदार सरोवर डैम के बाद दूसरा सबसे बड़ा डैम है, तापी नदी के ऊपर है। तापी रिवर पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना तापी रिवर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम की ओर मतलब इधर आपने पढ़ा होगा ना, नर्मदा और तापी, यानी कि कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में। क्या ये डेल्टा बनाती है, नहीं, ये डेल्टा नहीं बनाती। ये क्या बनाती है, एस्चुरी। एस्चुरी का मतलब क्या होता है कि ये अपने साथ गाद और मिट्टी को लेकर नहीं आती, ना ही बड़े बड़े गोलास्म पत्थरों को लेकर आती है, बल्कि खुद ही उन पथरीली जमीनों से होकर प्रवाहित होती है, जिस कारण इसका पानी साफ सुथरा होता है और ये किसी भी प्रकार का डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है। क्लियर, बाकी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहाँ डेप्थ में पढ़ा देंगे, ठीक है। आपको तापी रिवर दिखाना है तो एक बार भाई दिखा भी देते हैं आपको। यहाँ पे जैसे आप ये देख रहे हो, प्यारा भारत है अपना, बेचारा उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये हमने भारत को सीधा किया। अब यहाँ पे हम आपको तापी रिवर की लोकेशन एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। तापी रिवर, हाँ ये देखिए, ठीक है। ये आपको तापी रिवर यहाँ पे मिल गई। तापी रिवर इज द सेंट्रल इंडिया लोकेटेड नर्मदा विस्टा, ठीक है, ये तापी रिवर है। क्लियर, तो ऐसे जाके ये अरब सागर में गिर जाती है। क्लियर, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बातें हो गई। अब देखते हैं अगला इसमें आर्टिकल क्या है। अगला आर्टिकल आपका यहाँ पे ये तो हो गया, हाँ,
गल्फ ऑफ कैम्बे में गिरती है, माही व नर्मदा की पश्चिम की ओर, है ना। सतपुड़ा माउंटेन से इसकी उत्पत्ति होती है, मध्य प्रदेश से। क्लियर। गल्फ ऑफ कैम्बे इसे को ही कहते हैं, समझ रहे हो। ये गल्फ ऑफ कैम्बे है और ऊपर यहाँ पे ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है। ये गल्फ ऑफ आपकी कैम्बे है। क्लियर, इतनी बातें समझ गए। अब बात आती है मालाबार ग्लाइडिंग मेढक। मेढक के बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखना नहीं है। राजा प्रभा फेस्टिवल, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा प्रभा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा राज्य में, ठीक है। शरावती मंकी पार्क आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्नाटक का पहला मंकी पार्क है। बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि नेवल लाइसेंस एट RIMIFC एमेसन्स, आपसे नहीं पूछेगा, नहीं याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि RMIFC क्या है, रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, ठीक है। इसको 10C द्वारा मेडागास्कर में बनाया गया है। 10C IOC के द्वारा, 10C मैं कह रहा हूँ, IOC मतलब इंडियन ओशियन कमीशन के द्वारा इसे मेडागास्कर में बनाया गया है, ठीक है। काम क्या करेगा, मैरीटाइम एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा। क्लियर, मैरीटाइम मतलब जो भी पानी वाले जहाज, जो भी नौकायान जाते हैं उनको चेक करेगा, ठीक। अब आप हमें ये बताइए, ऑलरेडी हमने आपसे इसे कमेंट बॉक्स में पूछ ही लिया है पिछले महीने के करंट में, बट फिर भी बताइए कि इंडियन ओशियन जो कमीशन है, क्या इंडिया इसका मेंबर है, और नहीं है तो इसमें कितने देश मेंबर हैं, ठीक है। और अगर हो सके तो बता देना कि कौन कौन से देश हैं, समझ गए। तो इतनी बातें आपको बतानी है, नहीं भी बताओगे देशों का नाम तो भी ठीक है। अगला है इसमें ईमासो। ईमासो का मतलब क्या है, यूरोपियन मैरीटाइम सर्विलांस इनिशिएटिव इन द स्टेट ऑफ हार्मूज। इंपॉर्टेंट है स्टेट ऑफ हार्मूज। अब बिना देखे अच्छा आप बता सकते हो मुझे कि स्टेट ऑफ हार्मूज कहाँ पे, बिल्कुल सही आपने बताया कि सर पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ अडन के मध्य, यानी कि ईरान से टच होता हुआ, UAE के बॉर्डर से लगता हुआ और ओमान को छूता हुआ। आप कह रहे हो सर आपने तो नकल ही करा दी, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे बार बार पूछें, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ये पर्सियन गल्फ है, ये आप गल्फ अडन है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी क्या मिलेगी, स्टेट ऑफ हार्मूज, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान ये आपकी हो गई, ठीक है। अच्छा मैं अडन बोल रहा हूँ क्या, गल्फ ऑफ ओमान है, अडन नहीं है। अडन तो नीचे आपको मिलेगा लाल सागर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हार्मूज दिखा दो भाई, इतनी भी इंसर्ट मत कराओ, क्या बात है, नहीं आओगे क्या, आ गया देखो स्टेट ऑफ हार्मूज, ठीक है। तो आप इतना देख लिए। अब स्टेट ऑफ हार्मूज में कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और कुछ बच्चे यहाँ पे बाबल मंदेव में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। ये रेड सी और एक गल्फ ऑफ अडन को मिलाने वाली जो है उसको बोलते हैं बाबल मंदेव, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, IFC IOR भारत का पूरा नाम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन। क्लियर, इंडियन ओशियन रीजन, हिंद महासागर को मॉनिटर करना, गुरुग्राम में इसका ऑफिस है। इंडियन ओशियन कमीशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1982 में इसका गठन किया गया था विक्टोरिया समझौते के तहत। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि विक्टोरिया समझौते का संबंध किससे है, तो आप बता देना IOC से, यानी कि इंडियन ओशियन कमीशन से। कौन कौन देश इसके मेंबर हैं, कोमोरास, मादागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन और सेशल्स, ठीक है। यानी कि इसमें 5 कंट्री मेंबर हैं, ठीक। ऑब्जर्वर स्टेटस, चाइना, भारत, माल्टा। अब कुछ बच्चों को तो नकल मिल गई कि हाँ सर आप ठीक ही बोले थे, भारत इसका सदस्य ही नहीं है, ठीक है, भारत इसका सदस्य नहीं है। सेक्रेटरिएट कहाँ पे है इसका, मॉरिशस में। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कॉपरेशन है। क्लियर, तो इतनी बातें आप समझ गए कि IOC में जो मेंबर हैं वो आपके यहाँ पे 5 देश मेंबर हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पे इतनी बातें हो गई। यहाँ पे अब अगला आर्टिकल क्या है, एमोबाइसिस। एमोबाइसिस क्या है, एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। आपसे बिल्कुल नहीं क्वेश्चन पूछेगा, आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आरोग्य पथ, नाम से समझ में आ रहा है कि आरोग्य से रिलेटेड यानी कि रोगियों से रिलेटेड कोई बात होगी तो आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, ठीक है। फिर बात आती है असेस, क्या दिया, असेस द करंट स्टेट ऑफ आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। आपसे नहीं पूछेगा, सिप्री के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। इंडियन गैस एक्सचेंज, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इंडियन गैस एक्सचेंज क्या होता है ना, तो आप याद मत रखना। हाँ, आपसे इकोनॉमी में पूछेगा फ्यूचर कमोडिटी मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो शब्दावलियाँ हैं वो पूछेगा, तो उसे हम इकोनॉमी में आपको कवर करेंगे। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चर्चा में रहे दाहेज, हजीरा, काकीनाडा,
प्रसिद्ध हैं, किस लिए? कोयला खनन के क्षेत्र हैं, पेट्रोलियम खनन के क्षेत्र हैं, या गैस भंडार के क्षेत्र हैं? तो आप बता देना साहब ये गैस भंडार के क्षेत्र हैं। ठीक है, फिर बात आती है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ग्लोबल जो पार्टनरशिप होती है वो क्या है? भारत ने इसे ज्वाइन कर लिया है, अपनी तरह का पहला है, चाइना इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब बात आती है पेंगोलिन। ऑलरेडी पेंगोलिन के बारे में मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, या शायद एनवायरनमेंट में मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या होता है? ये एक मैमल होता है। मैमल का मतलब स्तनधारी। भारत में दो तरह की स्पीसीज हैं, इंडियन और चाइनीज। इंडियन जो पेंगोलिन है वो पूरे भारत में शुष्क व हिमालय को छोड़कर पाई जाती है, यानी कि जहाँ पे जैसे रेगिस्तानी एरिया है वहाँ पे नहीं पाया जाएगा, हिमालयन क्षेत्र वहाँ पे नहीं पाया जाएगा, हालांकि भारत के पड़ोस में भी पाया जाएगा। IUCN में ये इंडेंजर्ड है, लेकिन चाइनीज जो पेंगोलिन है वो IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अब क्रिटिकली कैसे याद करोगे? सी से, कि हाँ चाइना क्रिटिकली। ठीक है, कई देशों में मिलते हैं, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला है हमारा सीजोफेरस सिकुरुमेंसिस। ये क्या है? आपसे नहीं पूछेगा कि मछली की प्रजाति है क्या नहीं है, बट आपने एक बार देख लिया है, जब एग्जाम में आएगा तो आप देख के ही इसका आंसर लगा देंगे। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वो है तलामेडल कला। तलामेडल कला वास्तव में यक्षगान थिएटर का ही एक वेरिएंट है, मतलब यक्षगान जो नाटक होता है या कहीं यक्षगान जो नृत्य होता है उसी का एक नया प्रकार है। कर्नाटक व केरल में परफॉर्म की जाती है। यक्षगान में जहाँ डांस होता है, कॉस्ट्यूम्स होते हैं, मतलब उनकी वेशभूषा होती है, स्टेज लगता है, बट तलामेडल कला में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि एक परफॉर्मर होता है और एक जगह इकट्ठा होकर वो बैठकर ये सारा डांस वगैरह अपना पूरा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डांस, कॉस्ट्यूम्स एंड स्टेज इसमें नहीं होता है जैसा कि यक्षगान में होता है। ठीक, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बोस आइंस्टीन कंडेंस टेस्ट क्या है? ये 5वां स्टेट है मैटर का। आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी कि जो द्रव्य हैं या कहें मैटर हैं वो कितने फॉर्म में होते हैं। तो मोटे तौर पर जब छोटे स्तर की क्लास होती तो 3 तरह के बताए जाते थे, द्रव में, गैस में और ठोस में। ठीक है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट थोड़ा सा आप एक कदम और आगे बढ़े तो आपको एक नया मिल गया, प्लाज्मा। अभी चर्चा में भी रहा था प्लाज्मा काफ़ी ज़्यादा कोविड-19 के समय थेरेपी के रूप में। ठीक है, लेकिन अब एक और नया स्टेट मैटर मिल गया, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। ठीक है, तो अब टोटल कितने हमारे यहाँ मैटर हो गए? 5 मैटर हो गए हमारे यहाँ का पूरे वर्ल्ड में। सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा खोजा गया था, बाद में आइंस्टीन के पास भेजा गया, तो इसलिए दोनों लोगों ने मिलकर इसे ऑब्जर्व किया, तो इसलिए दोनों का मिला जुला नाम दे दिया गया। ठीक है, अर्थ में ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है, कारण अर्थ की ग्रेविटी रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप नहीं होने देती। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो ये अवस्था है बोस आइंस्टीन की, इसको हम अर्थ में मेजर नहीं कर सकते, अर्थात अर्थ में इसे हम माप नहीं सकते। क्यों नहीं माप सकते? क्योंकि जितनी ग्रेविटी रिक्वायर्ड होती है उसके मैग्नेटिक फील्ड के लिए अर्थ उतना डेवलप नहीं होने देती। ठीक है, यानी कि हमें इसके लिए प्रॉपर एक जो एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें ये स्थिति पनप सके, तो वो एनवायरनमेंट अर्थ में नहीं मौजूद है। ठीक, बाहरी दुनिया के साथ थोड़ा सा संपर्क में आने पर कंडेंसेट्स जो है वो एक तरीके से क्या होता है, पिघल जाते हैं। इसका डार्क एनर्जी को समझने में और ज़्यादा मिलेगी, आप और ज़्यादा मदद मिलेगी। डार्क एनर्जी का मतलब क्या होता है? ब्लैक होल। ठीक है, आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे ब्लैक होल कि स्पेस में एक ऐसा क्षेत्र जो बिल्कुल अंधेरा है, वहाँ पे कुछ भी चीज़ें जाती हैं तो समाप्त हो जाती है, वहाँ से कोई प्रकाश नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को समझने के लिए हम इस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स का उपयोग कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए, इतनी बातें जब आपकी क्लियर हो गई तब यहाँ पे आता है हमारा क्या, पशुपतिनाथ मंदिर। आपने देखा होगा मोदी जी हमेशा जाते रहते हैं। ठीक है, नेपाल भारत मैत्री प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको सैनिटाइज किया जा रहा है ना, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। भगवान शिव को समर्पित है, बागमती रिवर के पास है। आपने देखा होगा मोदी जी की एक फोटो बागमती रिवर में डुबकी लगाते हुए, रुद्राक्ष को अपने हाथों में चूम लेते हुए और ओंठों से चूमते हुए। ठीक है, तो वो वास्तव में बागमती रिवर में ही थे। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपसे नहीं पूछेगा। अब बात आती है UNCCD, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार का आर्टिकल है। ठीक है, अच्छा आप एक ये बता दो, नीचे लिखा ही है तो अब बताना क्या है। ठीक है, UNCCD की जो थीम थी इस बार फूड, फीड, फाइबर। ठीक है, दूसरी खास बात, इसके द्वारा जो भी रेजुलेशन आता है या जो भी प्रस्ताव आता है वो सबके लिए बाध्यकारी होता है।
तीसरी खास बात 1994 में इसका गठन हुआ। चौथी खास बात रियो अर्थ समिट के दौरान या पृथ्वी सम्मेलन या एजेंडा 21 के स्थान पर इसका गठन किया गया। पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉम्बैक्ट ऑफ डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, यानी कि जो मरुस्थलीकरण जो होता है उसको रोकने के लिए इसका गठन किया गया। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। अब बात आती 197 कंट्रीज के मेंबर हैं। क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल इंडिया इसका मेंबर है। बॉन सम्मेलन में कहा गया है, जो बॉन सम्मेलन है, मैंने आपको ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना आप लोग, ये बॉन चैलेंज है, ठीक है, और एक मैंने आपको पढ़ाया बॉन कन्वेंशन। बॉन कन्वेंशन एनवायरनमेंट यानी कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। बॉन चैलेंज जो है या कहेंगे सम्मेलन जो ये है, ये किससे रिलेटेड है? ये 150 मिलियन जो हेक्टेयर जो डिग्रेड एरिया है उसको रिस्टोर करने से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि हम 2030 तक 350 मिलियन एरिया को रिस्टोर करेंगे और 2020 तक हम 150 मिलियन एरिया को रिस्टोर करेंगे। तो भाई 2020 तो हो गया, क्या हुआ इतना? तो उतना नहीं हुआ, लेकिन हुआ है कुछ बहुत। और इसी को बेस बनाते हुए इंडिया ने भी अपना गोल रखा है कि हम 2020 के पहले 13 मिलियन जो क्षेत्र है उसको और 21 मिलियन क्षेत्र को लगभग 2030 तक रिस्टोर कर लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ हमारी जो बंजर भूमि है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, उस रेगिस्तानी क्षेत्र को कम करने के लिए हम वहाँ पे पेड़ पौधे उगाएंगे और उस जमीन को हरा भरा करेंगे। आपने अभी एक और सुना होगा, अफ्रीका के रीजन में साहिल क्षेत्र यानी कि ये जो बीच का रीजन है अफ्रीका का, यहाँ पे पेड़ों की एक पट्टी लगाई जा रही। वैसे ही भारत भी सोच रहा है कि हम अरावली के क्षेत्र में ऐसी ही एक पट्टी लगाएं, ठीक है, ताकि हम जो मरुस्थलीकरण है उसको आगे बढ़ने से रोक दें। इतनी बातें क्लियर हुई? बस आपसे यही होगा, आपसे ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछेगा, आपसे बस यही पूछेगा कि इंडिया का गोल क्या, 13 मिलियन और 2030 तक का क्या, 20 मिलियन। क्लियर? तो इतनी बात यहाँ पे घुमाने के लिए आपको दे देगा डबल करना, तो डबल वर्ड यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। ठीक, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा इसमें क्या इंडिया इसका मेंबर है? तो आप देखिए 1956-7 में गठन हुआ। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, ऑस्ट्रिया का सिटी है वियना, ठीक है। प्रमोट करता है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी का। क्या यूएन का पार्ट है? नहीं। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो यूएन का पार्ट है, तो आप कहोगे नहीं साहब यूएन का पार्ट नहीं है, बट ये यूएन को रिपोर्ट करती है, यूएनएससी और यूएनजीए को, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई? कमेंट बॉक्स में बताना कि इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए। हिल्सा के हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इतना पता हो हाँ IUCN में ये लीस्ट कंसर्न है, इससे ज़्यादा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्लियर? इंडिया मोबाइल पेमेंट मार्केट रिपोर्ट आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला आता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है, आप बताएंगे अंकटाड के द्वारा। यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा, अंकटाड के द्वारा। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जो अंकटाड है वो क्या यूएन का भाग है, तो आप कहोगे बिल्कुल साहब, क्योंकि आगे तो यूएन ही लगा है। 1991 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा इसकी अन्य रिपोर्ट पे टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट अमंग अदर्स, ये दोनों रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऊपर वाली भी रिपोर्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है। चलिए अगला आता है डेक्सामेथोसेन। डेक्सामेथोसेन क्या है? ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देती है। जितने भी इन्फ्लामेंट्स यानी कि जितने भी हम कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन कर लेते हैं जो हमारी बॉडी में एक तरीके से बीमारी उत्पन्न करते हैं, तो इसका अगर डेक्सामेथोसोन का अगर हम उपयोग करेंगे तो वो उस बीमारी को या कहें कि उन जैविक पदार्थों से लड़ने में हमारे लिए मदद करते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। स्पोर्ट पर्सन वास्तव में इसको लेते थे तो इसलिए उन पर बैन कर दिया गया। कई सारी बीमारियों के इलाज में दवा इस्तेमाल की जाती है और कोविड के संदर्भ में इसको फर्स्ट ड्रग के रूप में यूज किया जा रहा है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला आर्टिकल इसमें क्या है? X1। X1 क्या है? सोयाबीन की एक डिश है। सोयाबीन जो बड़ी आप लोग खाते हो ना, वही एक इसकी बड़ी है, ठीक है। सोयाबीन की बड़ी मतलब या पकौड़ियाँ जो भी आप लोग बोलते होगे, ठीक है।
तो वही है, सोयाबीन की एक डिश है, अचार बनाने के काम आती है। जैसे हम लोग नॉर्मली हर चीज़ के अचार बनाते ही हैं, है ना। तो वही चीज़ है, इसका भी अचार बनता है। इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, सूमी जनजाति कहाँ की है, तो सूमी जनजाति नागालैंड की। बाकी आपसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है। नासा गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटस्पोर्ट, ठीक है। गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटस्पोर्ट का मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा कि गेटवे होगा रास्ता, लूनर ऑर्बिट का मतलब लूनर ऑर्बिट के बाहर का कोई एक आउटपोस्ट स्टैब्लिश करना, ठीक है। तो आधे रास्ते में विश्राम करने के लिए छोटा सा स्पेसशिप जो कि मून के पास चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा, इसको यहाँ पे बताया गया। मतलब एक छोटा सा स्पेस पोस्ट हम बनाएंगे जो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा, और जब हमारी यहाँ से रॉकेट जाती है या हमारा जो कोई स्पेस क्राफ्ट जाता है तो थोड़ी देर के लिए वो यहाँ पे रुकेगा, फ्यूल अपना भरेगा और फिर आगे की अपनी उड़ान भरेगा, ठीक है। जैसे हम लोग जाते हैं ना कहीं पे घूमने लंबी रास्ते पे, तो होटल वगैरह में रुकते हैं, बिल्कुल वैसा ही इसमें भी सिस्टम होगा। कनाडा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा के साथ मिलकर इसे बनाया गया है। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने एक चीज़ पढ़ाई थी आपको, इसरो और जाक्सा मिलकर एक मिशन भेज रहा है, क्या नाम है, लूनर पोलर, ठीक है, मिशन, ठीक। आर्टेमिस मिशन मून मिशन है नासा का, जो भेजा जाएगा 2024 के आसपास, ठीक है। तो बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आता है ओम्स। ओम्स क्या है, इनकी आंखें नहीं होती, मतलब बेबी ड्रैगन, छोटे से मतलब मछली होती है ड्रैगन के आकार की। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। रूरल पब्लिक वर्क्स स्कीम है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए स्कीम है, 116 जिलों को कवर करती है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको घुमाएगा कि ये सभी जिलों में कवर करती है, तो आप कहोगे नहीं साहब केवल 116 जिले, ठीक है। केवल 6 राज्यों के लिए इसको बनाया गया, आपको दे देगा सभी राज्यों, तो आप कहोगे नहीं साहब सभी राज्य नहीं, केवल 6, बिहार, उत्तर प्रदेश, एमपी, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है। इनकी लोकेशन तो दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा कमेंट बॉक्स में बताओ इनमें से किन से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये तो क्वेश्चन बन सकता है ना कि इनमें से किन किन से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। तो बताते रहा करो, देखो आप ही लोगों का फायदा है। इम्प्लीमेंट बाई कॉमन सर्विस सेंटर एंड कृषि विज्ञान केंद्र। कॉमन सर्विस सेंटर 2006 के आसपास लॉन्च किए गए थे। कृषि विज्ञान जो केंद्र है वो उसका इंटीग्रल पार्ट है। आपसे इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको उतना ही याद रखना है। फिर आता है कोडुमंडल एग्जीक्यूशन, आपसे यहाँ पे तो नहीं पूछेगा बट आपसे हिस्ट्री ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछ सकता है। मे भी प्री में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि महापाषाण संस्कृत से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल है, तो आप बता देना साहब कोडुमंडल है स्थल, ठीक है। महापाषाण संस्कृत से, महापाषाण संस्कृत क्या होती है, बड़े बड़े इसमें पत्थरों से कब्रगाहों को ढका जाता था, तो इसलिए इसे हम कहते हैं महापाषाण। आपने कई सारे पाषाण काल पढ़े ना, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। मध्य पाषाण क्यों कहा जाता है उसे, वहाँ पे माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे औजारों का प्रयोग हुआ। महापाषाण क्यों कहा गया, मेगालिथिक, क्योंकि इसमें बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया गया, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। बात आती क्रोकोडाइल, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मगर क्रोकोडाइल है वो फ्रेश वाटर ईरान में भी पाया जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में भी पाया जाता है। IUCN में वनरेबल है, यानी कि क्रोकोडाइल क्या है, वनरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट का मतलब क्या होता है, नमक। सब्जी या दाल में आप नमक ज़्यादा डालते हो कि कम डालते हो, कम डालते हो, कम का मतलब लीस्ट कंसर्न है, ठीक है, ऐसे याद किया करो हमेशा। मगर क्रोकोडाइल वनरेबल है और साल्ट क्रोकोडाइल जो है वो लीस्ट कंसर्न है। अब लास्ट कौन आपका बचा होगा, घड़ियाल बचा होगा, तो घड़ियाल क्या हो सकता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, है ना, तो ऐसे याद कर लिया करो। साल्ट वाटर क्या है खास बात, अर्थ के सबसे लार्जेस्ट लिविंग ये क्रोकोडाइल हैं। साल्ट वाटर में ब्रैकफिश वाटर में पाए जाते हैं, पूर्वी भारत व साउथ ईस्ट एशिया में भी पाए जाते हैं, क्लियर। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। घड़ियाल मैंने बताया क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सीमित जगह भारत नेपाल में, ठीक है, मतलब पूरे अर्थ में नहीं पाए जाते, ईरान में नहीं पाए जाते, केवल और केवल भारत और नेपाल में पाए जाते हैं, ठीक है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में, बाकी आपको नहीं याद रखना है। सिविल सर्विसेज बोर्ड, आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा बट सामान्य सा पता होना चाहिए कि हाँ सिविल सर्विसेज जो बोर्ड होता है इसके चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेड होते हैं, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अब बात आती है आर्कटिक सी। आर्कटिक सी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्कटिक काउंसिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन उस पर आएगा, ठीक है।
बट फिर भी आप आर्कटिक सी को देखना, बताना आर्कटिक काउंसिल के बारे में। खैर हम आपको एक बार आर्कटिक सी दिखाई देते हैं। तो ये जैसे आपकी प्यारी पृथ्वी है, ठीक है, ये प्यारी पृथ्वी के बाद यहाँ पे ये आपको रीजन मिला क्या, यूएसए का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा इसको जूम किया, ये आपका ग्रीनलैंड है, ये आपका लेब्राडोर है, ठीक है, ये आपकी बफिन की खी है, क्लियर, बफिन की खाड़ी, मतलब इतनी बातें क्लियर हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा आर्कटिक ओशियन का रीजन है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे यूएसए का क्षेत्र भी लगता है, क्यों, क्योंकि अलास्का का जो क्षेत्र लग जाता है ना, तो इसलिए यूएसए भी इसमें शामिल हो जाता है, कनाडा भी शामिल होता है। बाकी जब आर्कटिक काउंसिल आपको हमने पढ़ाई है तो वहाँ पे भी बताया, और फिर से जब पढ़ाएंगे तो आपको फिर से रिवाइज करा देंगे, ठीक है। नीरा, नीरा क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, पानी से रिलेटेड कोई बात होगी। नीर, नीर का मतलब होता है नीर जल, ठीक। तो नीरा क्या है, नीरा को सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में, पेय पदार्थ में यूज करना होता है, ठीक है। खादी एवं विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा बनाया गया है, मतलब जो हमारा खादी ग्रामोद्योग है उसने एक ड्रिंक ऐसी बनाई है जिसको पानी के रूप में, सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में, कोल्ड ड्रिंक के रूप में आप यूज कर सकते हैं। खास बात क्या होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू को ऐड किया गया है, अर्थात इसमें कोई एल्कोहलिक कंटेंट नहीं होता। जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, वो नुकसानदेह होती हैं, बट ये नुकसानदेह नहीं होती है, अर्थात इसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो एडवर्टाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप तो विवाद पता ही होगा। KVIC क्या है, एक स्टेचुरी बॉडी, यानी कि खादी विलेज इंडस्ट्री जो कमीशन है वो स्टेचुरी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल। 1956 के एक्ट के तहत बनाई गई थी, और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती, ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री। आपको यहाँ पे दे देगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, तो आप कहेंगे नहीं साहब गलत है, MSME के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो उम्मीद है आज का करंट अफेयर्स आपको समझ में आ गया होगा। आज बहुत ही कम घटनाएं करंट में इंपॉर्टेंट रही हैं, तो इस तरीके से हमने आज अपने पार्ट 2 को कवर किया। अगले आर्टिकल में हम देखेंगे अपने पार्ट 3 को, जो कि हमारा इसका जून माह का लास्ट पार्ट होगा। उम्मीद है कि आपको वो आर्टिकल पसंद आएंगे। जितना हमने आर्टिकल पढ़ाया इतना ही आपको पढ़ना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर से कह दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा एडवांस मत पढ़ना। जो भी मिसलेनियस टॉपिक इसमें रह जाएंगे वो आपको जनवरी 2021 से लेकर आपको मई 2021 तक के आर्टिकल में हम कवर करा देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत और निडर होकर पढ़िए, इतना ही पढ़िए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए।